दोस्तों, इस कोविड-19 का जो पेंडेमिक आया है, इसमें सबसे ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों का सामना जिसे करना पड़ा है, सबसे ज़्यादा जिसकी दुर्दशा हुई है, सबसे ज़्यादा मुश्किल जिन्होंने झेला है, सबसे ज़्यादा पाँव में जिसके छाले पड़े हैं, वो है आपको माइग्रेंट वर्कर्स। ये जो प्रवासी श्रमिक हैं, इन्हें जिन राज्यों में ये काम कर रहे थे, वहाँ के नियोजकों के द्वारा सही सुविधा नहीं दी गई, उन्हें सही से खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई, साथ ही उन्हें अपना पैसा खर्च करके वापस राज्य आना पड़ा। इन सारी परिस्थितियों के कारण जो है इन प्रवासियों का दर्द जो है सो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने आज से 40 वर्ष पूर्व ही एक ऐसा एक्ट बनाया था जिसका यदि सही सही से हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकें तो ऐसी स्थितियां भविष्य में दोबारा नहीं मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं उसी एक्ट के बारे में आपको बताऊंगा जिसका नाम है इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमेंस रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1979, यानी कि अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार नियोजन विनियमन तथा सेवा शर्तें अधिनियम 1979। इस एक्ट का जो उद्देश्य था वह था कि जो भी इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर है, यानी जो कामगार एक राज्य से निकल करके किसी दूसरे राज्य में कार्य के लिए जाते हैं, उनके सेवा शर्तों को विनियमित करना और उन्हें सही प्रकार से सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए कानून बनाना। यह एक्ट जो है आपको पूरे भारत में लागू है। बात की जाए एप्लीकेबिलिटी की कि यह एक्ट कहाँ लागू होगा, तो यह वैसे सारे इस्टेब्लिशमेंट पर लागू होगा जहां 5 या उससे अधिक इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स यानी दूसरे राज्य से आने वाले कामगार काम करेंगे या पिछले 12 महीने में किसी भी दिन उन्होंने काम किया है। इसके अलावा इन सारे कॉन्ट्रैक्टर्स पर, जो कॉन्ट्रैक्टर्स कामगार को एक राज्य में भर्ती करते हैं और दूसरे राज्य में उसको ले जाकर के नियोजित करते हैं, उन सारे कॉन्ट्रैक्टर्स पर भी यह एक्ट लागू होता है। हो सकता है कि वैसे इस्टेब्लिशमेंट जहां पर केवल इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर से काम लिया जा रहा है वहां भी यह लागू होगा, और वैसे एस्टैब्लिशमेंट जहां उस स्टेट के वर्कर भी काम करते हैं और माइग्रेंट वर्कर भी काम करते हैं, उन पर भी एक्ट लागू होगा। संख्या बस 5 या उससे अधिक होगी तो यह एक्ट उस पर प्रभावी हो जाएगा। देखते हैं इस एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा को। समुचित सरकार यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को यहाँ डिफाइन किया गया है, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेंट्रल एस्टैब्लिशमेंट है, जैसे रेलवे हो गया, कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया, जो हमारे बंदरगाह है, माइंस है, ऑयल फील्ड है, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन है, वैसे जगहों पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, और बाकी जितने भी जगह जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन है वहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट आए। कॉन्ट्रैक्टर के रूप में डिफाइंड करते हुए इस एक्ट के अंतर्गत कहा गया कि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति हो, एजेंट हो, उस एस्टैब्लिशमेंट का एम्प्लॉय हो या कोई भी हो जो कि उस एस्टैब्लिशमेंट में अल्टीमेट रिजल्ट देता है, वह कॉन्ट्रैक्टर के रूप में माना जाएगा, यानी जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कसमैन को लाने ले जाने का काम करता है। इसके अंतर्गत जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, उप ठेकेदार होंगे, उनको भी रखा गया है, और उसको किसी भी नाम से अगर जाना जाता हो, जैसे सरदार के नाम से, मेट के नाम से, खातादार के नाम से, जिस भी नाम से उस एजेंट या उस व्यक्ति को जाना जाता हो जो माइग्रेंट वर्कर्स को लाता ले जाता है, वह कॉन्ट्रैक्टर के रूप में जाना जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट को परिभाषित करते हुए यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि इसने गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट को भी कवर्ड किया है। अगर कोई गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट है या लोकल अथॉरिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ भी अगर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स काम करते हैं तो उनको इस एक्ट के तहत जो है लाइसेंस लेना है, या जो भी इसकी धाराएं हैं उनका अनुपालन करना है। इसके अलावा कोई भी जगह जहाँ किसी प्रकार का इंडस्ट्री रन किया जाता है, कोई ट्रेड या बिजनेस किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, वो सब जो है इस्टेब्लिशमेंट में कवर्ड होंगे। अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार के रूप में परिभाषित करते हुए इस अधिनियम के तहत कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रिक्रूट होता है, नियोजित किया जाता है एक स्टेट में, और उसको मूव करके दूसरे स्टेट हम ले जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी इस्टेब्लिशमेंट में, वो आपको प्रवासी कामगार के रूप में माना जाएगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और भी जोड़ी गई है कि हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के कंसेंट से या विदाउट कंसेंट से, बिना उसके नॉलेज के भी उस व्यक्ति को उस एस्टेब्लिशमेंट में नियुक्त करे, तब भी वह प्रवासी कामगार जो है माना जाएगा। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के संबंध में कहा गया है कि यदि कोई गवर्नमेंट ऑफिस है तो उसका जो हेड होगा, ऑफिशियल हेड या जिसको ऑथराइज्ड किया गया होगा, वो आ जाएगा। फैक्ट्री के केस में जो है उसका जो मैनेजर है वो आ जाएगा। जो माइंस है उनके केस में उसके जो ऑनर होंगे या जो एजेंट होंगे या जो भी उसका मैनेजमेंट देखते हैं, वो आपको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के रूप में आ जाएंगे। और जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस्टेब्लिशमेंट पर, जो इस्टेब्लिशमेंट का सुपरविजन करता होगा, वही उसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर माना जाएगा। वेज को डिफाइन करते हुए कहा गया है कि पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 के सेक्शन 2 क्लॉज 6 में जो वेज को डिफाइन किया गया है, वही परिभाषा यहाँ पर भी वेज के संदर्भ में रखी गई है। पेमेंट ऑफ वेज एक्ट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियोस में जाके देख सकते हैं, हमने इस पर अलग से डिटेल्ड वीडियो बना रखा है।
कामगार के संबंध में परिभाषित करते हुए कहा गया है कोई भी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड व्यक्ति या मैनुअल काम करने वाला व्यक्ति, सुपरवाइजर हो, टेक्निकल या कलर को, इन सबको जो रखा जाता है, हायर किया जाता है, वो आपको कामगार के अंतर्गत आएंगे। लेकिन इसमें कामगार उनको नहीं माना गया है जो कि मैनेजरियल पोस्ट पर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर है, मैनेजमेंट देखते हैं, या अगर वो सुपरवाइजर की कैपेसिटी से हैं और 500 रुपया महीना से ज़्यादा जो है उनकी आमदनी है, तो ऐसी स्थिति में उनको कामगार नहीं माना जाएगा। इस एक्ट का सेक्शन 3 कहता है समुचित सरकार को कि आप रजिस्ट्रिंग ऑफिसर नियुक्त कीजिए। यही रजिस्ट्रिंग ऑफिसर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तथा कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है लाइसेंस देंगे। सेक्शन 4 जो है वो आपको एस्टेब्लिशमेंट के रजिस्ट्रेशन से संबंधित है और प्रत्येक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का मुख्य नियोजक का दायित्व है कि उन पर यदि यह एक्ट लगता है, इम्प्लीमेंट होता है, तो वह इस एक्ट के तहत अपने एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर्ड कराएंगे, जिसके लिए वह प्रॉपर अथॉरिटी जो सरकार ने निर्धारित कर रखी है उनके समक्ष अपना आवेदन देंगे। इसके बाद रजिस्ट्रिंग ऑफिसर जो है वो आवेदन प्राप्त होने के 1 महीने के अंदर उसको, यदि सब कुछ सही है तो रजिस्ट्रेशन कर देगा, यदि उसमें कुछ त्रुटि है तो उसके सुधार के लिए उसको वापस आवेदन कर देगा। सेक्शन 5 कहता है कि ये रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को यदि ऐसा लगता है कि वह रजिस्ट्रेशन जो कराया गया है वह गलत तथ्यों के आधार पर कराया गया है, तो वह एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। इस एक्ट का सेक्शन 6 कहता है कि इस एक्ट के प्रभावी होने के बाद कोई भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपने एस्टेब्लिशमेंट में इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन से तब तक काम नहीं लेगा जब तक कि वह इस एक्ट के तहत अपने एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर्ड न करा ले। इस एक्ट का चैप्टर 3 जो है वह कॉन्ट्रैक्टर्स के लाइसेंसिंग से रिलेटेड है, संवेदकों के अनुज्ञप्ति से जुड़ा हुआ है। इसका सेक्शन 7 कहता है कि लाइसेंसिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करेगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जिस तरह की एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन के लिए किया था। और सेक्शन 8 जो है वह कॉन्ट्रैक्टर्स के लाइसेंस से संबंधित नियम बनाए गए हैं। इसमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कॉन्ट्रैक्टर को 2 लाइसेंस लेने होते हैं। पहला लाइसेंस जो है वह एस्टेब्लिशमेंट जहां पर है उस स्टेट में लेगा। जब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपने एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उसके बाद वो अपने एस्टेब्लिशमेंट में किन कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्क्समैन को लाएंगे, उसके लिए उस कॉन्ट्रैक्टर की लिस्ट के साथ अपने एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर्ड कराते हैं और उसके बाद फिर उस कॉन्ट्रैक्टर को अपने एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ में लाइसेंस दिलवाते हैं रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शंस में जहां वो एस्टेब्लिशमेंट है। और वह कॉन्ट्रैक्टर जिस स्टेट से माइग्रेंट वर्कमैन को ले जाएगा उस स्टेट में भी लाइसेंस लेगा, वहां के जिस एरिया में वह माइग्रेंट वर्कर्स रहते हैं या जिस एरिया के माइग्रेंट वर्कर्स को ले जा रहा है उस एरिया के जो कंसर्न ऑफिसर है जिनके पास यह पावर वेस्टेड है इस एक्ट के तहत, उनसे। यानी यहाँ 2 लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर को लेना होता है। एक तो जहां वो रिक्रूट कर रहा है यानी जिस स्टेट से माइग्रेंट वर्कमैन को ले जा रहा है, दूसरा जहां वो एम्प्लॉय कर रहा है यानी जिस स्टेट में माइग्रेंट वर्कमैन को एम्प्लॉय कर रहा है। क्योंकि हम इस एक्ट में आगे देखेंगे कि इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स की है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर को दोनों जगह से लाइसेंस लेना आवश्यक है ताकि दोनों जगह पता रहे कि कितने माइग्रेंट वर्कर्स एक जगह से दूसरी जगह गए हैं या दूसरी जगह एम्प्लॉय किए गए हैं। सेक्शन 9 जो है वह कॉन्ट्रैक्टर्स को लाइसेंस ग्रांट करने से संबंधित बना हुआ है और सेक्शन 10 है आपको लाइसेंस को सस्पेंड करना या रिवोकेट करना या उसमें अमेंडमेंट करना, जैसा कि वह लाइसेंसिंग ऑफिसर उचित। सेक्शन 11 अपील से संबंधित है। यदि किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को या कॉन्ट्रैक्टर को, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर को किसी कारण से लाइसेंस नहीं दिया जाता है, उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है या रिवोकेट कर दिया जाता है, उस स्थिति में वो सेक्शन 11 के अंतर्गत जो है विदिन 30 डेज जो भी उनको ऑर्डर प्राप्त हुआ है उसके 30 दिन के अंदर वो अपील कर सकते हैं अपीली प्राधिकारी के पास, और उसके बाद जो अपीली प्राधिकारी का निर्णय होगा उसको लाइसेंसिंग ऑफिसर या रजिस्ट्रिंग ऑफिसर जो है मानने के लिए बाध्य होंगे। एक्ट का चैप्टर 4 जो है वो है आपको ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी संवेदक या जो ठेकेदार है उनके जो भी ड्यूटीज है ऑब्लिगेशंस है उनसे संबंधित उसके कर्तव्यों और दायित्वों को इसमें डिटेल से बताया गया है। पहला पॉइंट जो इसमें क्लियर किया गया है कि जहां उस इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर को रिक्रूट किया जाता है, मतलब जहां उसकी भर्ती की जाती है। यहाँ 2 शब्द आपको बहुत अच्छे से समझना, एक है रिक्रूट और एक है एम्प्लॉय। अगर रिक्रूट शब्द कहता है तो यानी जिस स्टेट से उस वर्कमैन को आप ले जा रहे हैं वहीं पे उसकी भर्ती हो जाती है। सपोज कीजिए बिहार के 25 वर्कर को आप ले जा रहे हैं बम्बई, तो बिहार में जब आप उसको लेने के लिए आते हैं जो भी ठेकेदार है कॉन्ट्रैक्टर है तो वो उसको बिहार में ही रिक्रूट कर लिए, इसका मतलब उनका वहां से नियोजन शुरू हो जाता है। आगे चल के एक्ट उसको क्लियर भी करता है। तो जहां से उस वर्कर को रिक्रूट किया जाता है और जहां उसको फिर एम्प्लॉय किया जाएगा, बंबई में अगर उसको एम्प्लॉय करते हैं तो बंबई में उसका एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो उन दोनों जगह पर जिस ज्यूरिडिक्शन में ये काम हो रहा है, सपोज कीजिए कि आपको पटना जिले में रिक्रूट कर रहे हैं, तो पटना जिले में जो ऑफिसर जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके पास विदिन 15 डेज रिक्रूटमेंट के डेट से, और जहां वो ले जा रहे हैं बंबई में जिस जगह पर, उस जगह का जो ऑफिसर होगा उस एरिया का रिलेटेड, उस ऑफिसर के पास भी विदिन 15 डेज एम्प्लॉयमेंट के आपको इसकी सूचना देनी है।
दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट दायित्व रखा गया है वह है आपको कि इंटरस्टेट वर्कमैन को जो है आप पासबुक एक जारी करेंगे। पासबुक क्या होगी, बेसिकली उसकी एक पहचान पत्र होगी जिसमें उसका एक पासपोर्ट साइज फोटो लगा रहेगा। उसके अलावा हिंदी या इंग्लिश में या जो भी लोकल लैंग्वेज होगा जिसको वो वर्कमैन भी जानता हो या उस एरिया में जो प्रचलित हो, उस लैंग्वेज में आप उसका किस जगह पर किस इस्टेब्लिशमेंट में आपने उसको लगाया, उसका नाम, उस इस्टेब्लिशमेंट का पता, कितने अवधि के लिए लगाया है, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ वेज क्या है, कैसे आप देते हैं, वीकली देते हैं, मंथली देते हैं। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट अलाउंस जो होता है, विस्थापन भत्ता इसको कहते हैं, आगे चल के मैं उसको समझाऊंगा वो कितना देना होता है। उसके अलावा उसको यात्रा भत्ता, खास करके जो वापसी का यात्रा भत्ता वगैरह है, इन सब की जानकारी उसमें रखनी है। और किसी प्रकार का यदि वेज में से आपने डिडक्शन कर रखा है, कटौती कर रखी है, तो उसकी भी जानकारी उसके पासपोर्ट पर होनी चाहिए। यानी सारा उसका खाका जो है पासपोर्ट पे होगा, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर उसके पासबुक को देखे तो उस पासबुक को देखने के बाद समझ जाए कि इस वर्कमैन के साथ किन किन शर्तों के साथ जो है काम लिया गया है और क्या इसकी अभी वर्तमान में स्थिति है। यदि किसी कामगार का, प्रवासी कामगार का जॉब समाप्त हो जाता है, किसी भी कारण से सीज होता है, तो जॉब समाप्त होने के बाद ठेकेदार का दायित्व है कि वह जिस जगह उसको उसने रिक्रूट किया था वहां और जिस जगह उसको एम्प्लॉय किया गया था वहां, दोनों जगहों पर वो रिटर्न भरे। और इस रिटर्न में इस बात की सारी जानकारी स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, इसमें उसका डिक्लेरेशन होना चाहिए कि उस कामगार का जितना भी वेज था, जो भी उसको पे किया जाना था, वो सारा का सारा पे किया जा चुका है उसको पैसा। साथ ही उसको वापस आने के लिए अपने होम स्टेट जो भी जर्नी में उसके खर्च होगा, उसके यात्रा में जो भी खर्च होगा, वह यात्रा का जो किराया भत्ता वगैरह है वो उसको दे दिया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट किया गया है कि यदि आप माइग्रेंट वर्कर्स को काम कराने के बाद वापस करते हैं तो उसको जो है सो वापसी का जो भी किराया भत्ता वगैरह होगा वो आपको देना है, जो भी उसके यात्रा में खर्च होगा यात्रा भत्ता देना। इस बार जो कोविड-19 का पेंडेमिक आया, आपने देखा कि जो भी एम्प्लॉयर थे जिन्होंने इनको एम्प्लॉय किया था, जो भी कॉन्ट्रैक्टर थे जो इनको ले गए थे, उन सब ने इस प्रकार के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है। इसीलिए अगर इस एक्ट को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो इस प्रकार की समस्याएं आने वाले समय में नहीं होगी। इस एक्ट का चैप्टर 5 जो है वो आपको वेज से, वेतन से संबंधित है, मजदूरी से संबंधित है, वेलफेयर से यानी उसके कल्याण से रिलेटेड संबंधित है, या अदर जो भी फैसिलिटी आपको प्रवासी कामगार को देना है उन सबसे संबंधित है। इसका सेक्शन 13 जो है वह मजदूरी से संबंधित है और उसने कई सारे पॉइंट लिख रखे हैं स्पष्ट रूप से। खास करके इस बात को स्पष्ट रूप से इसमें जिक्र किया गया है कि उसको जो भी पेमेंट किया जाएगा वो उस स्टेट में जो भी मिनिमम वेज एक्ट 1948 के तहत पे फिक्स किया गया, न्यूनतम मजदूरी, उससे कम किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा। दूसरी जो प्रमुख बात इसमें है कि उसको जो भी पे किया जाएगा वो पेड इन कैश। इस एक्ट, हालांकि ये 1979 का एक्ट है और उस समय के लिए यह सबसे सही तरीका रहा होगा कि पेड इन कैश लिखा जाए। आज के समय में इसको आरटीजीएस, एनईएफटी या डीबीटी वगैरह के माध्यम से हम परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो भी उसको पेड किया जाएगा वो कैश के फॉर्म में किया जाएगा, मिनिमम वेज से कम नहीं किया जाएगा। साथ ही उसके जो भी कंडीशन होंगे, वेज रेट, हॉलीडेज, आवर ऑफ वर्क्स, ये सब जो है स्पष्ट होंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ऐसा नहीं हो कि आपके अपने राज्य का जो वर्कर है उसको जिस कार्य के लिए जितना पेमेंट करते हैं उससे कम उसी कार्य के लिए आप किसी प्रवासी मजदूर को पे करें। यानी उन दोनों में जो है समान पारिश्रमिकी अधिनियम के तहत जो इसको आप देख सकते हैं, इक्वल रिम्यूनरेशन का जो है कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन होना चाहिए। अधिनियम की धारा 14 जो है वो आपको विस्थापन भत्ता से संबंधित है। विस्थापन भत्ता होता है कि आप जो रिक्रूट कर रहे हैं वर्कर को, और रिक्रूट करने के बाद आप ले जा रहे हैं जिस दूसरे स्टेट में एम्प्लॉय करने के लिए, तो इसके लिए आपको उसको डिस्प्लेसमेंट अलाउंस देना है। और वो डिस्प्लेसमेंट अलाउंस जो है वो एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, जब आपने उसकी भर्ती कर ली उसी समय देना है। और वो जो होगा वो होगा आपको उसका जो भी आपने मंथली वेज फिक्स किया है उसका 50% के बराबर। सपोज कीजिए उसको आपने महीने में 20,000 रुपये पर रख रखा है तो 10,000 रुपया या 75 रुपीज उस समय के हिसाब से ये निर्धारित था, जो दोनों में अधिक हो। इसके बाद जो है इसमें आपको है जर्नी अलाउंस, यात्रा भत्ता। यात्रा भत्ता का अर्थ हुआ जो अपने प्लेस ऑफ रेसिडेंस से उसको आप जो ले जा रहे हैं और जहां उसको काम करना है वहां तक जो ले जा रहे हैं, इसमें जो भी यात्रा खर्च होगा जाने और आने का, ये दोनों खर्च जो है वहन करना होगा। और यह वहन जो है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से फिर उसको रिइंबर्स करा ले। इसके अलावा जो दूसरी प्रमुख बात इसमें है कि जब वह यात्रा शुरू कर देता है अपने नौकरी पे जाने के लिए या नियोजन पे जाने के लिए, तो उसी दिन से वह नियोजन पर नियोजित माना जाएगा और उसी दिन से उसका वेज जो है चालू हो जाएगा। अधिनियम जो है कुछ अदर सुविधाएं भी देता है, जैसे कि रेगुलर पेमेंट होना चाहिए वेज का, जो पेमेंट ऑफ वेज एक्ट में आप देखते हैं कि अधिकतम 1 महीने में जो है उसको पेमेंट हो जाए। दूसरा है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन हो। सेक्स डिफरेंस होने से पे जो है उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। कार्य का जो परिस्थिति है वो सही होना चाहिए, मानवीय होना चाहिए। इसके अलावा जहां वो काम कर रहा है, ठेकेदार का कर्तव्य है कि वो वहां पे रहने की व्यवस्था उसका करे।
यदि काम के दौरान किसी प्रकार की घटना होती है या किसी प्रकार की आवश्यकता होती है तो उसको फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराए। साथ ही कार्य की आवश्यकता अनुसार यदि उसको विशेष प्रकार के कपड़ों की आवश्यकता है तो उस प्रकार के प्रोटेक्टिव क्लॉथ जो है वो कामगार को देने का काम ठेकेदार का है। और दुर्भाग्यवश यदि किसी कारण से कोई फेटल एक्सीडेंट होता है, घातक दुर्घटना होती है, वह कामगार सीरियसली इंजर्ड हो जाए या उसका डेथ हो जाए, तो इन सब मामले में दोनों स्टेट्स के जो अथॉरिटीज हैं उनको सूचित करना है, साथ ही उस कामगार का जो आश्रित है उसको भी बताना है। और ये सारे दायित्व जो है कॉन्ट्रैक्टर्स के होते हैं। जहां तक उस कामगार को पेमेंट देने की बात है, उसकी भी प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से इस एक्ट में निर्धारित की गई है। सेक्शन 17 क्लियर करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेज, और ये कॉन्ट्रैक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कामगार को समय पर पैसा मिले। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का काम है उस कॉन्ट्रैक्टर को पैसा का अवेलेबिलिटी करवाना जो उस कामगार को देना है। साथ ही प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपने तरफ से एक व्यक्ति को नॉमिनेट करेगा, ऑथराइज करेगा, जिसके प्रेजेंस में वह कॉन्ट्रैक्टर जो है कामगार को पैसा का वितरण करेगा। यदि किसी कारण से कामगार जो है पैसा वितरण करने में, मजदूर को पैसा देने में जो है फेल हो जाता है, तो फिर सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पर आएगी। अब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का दायित्व है कि वह वर्कर को पूरा का पूरा पैसा पेमेंट करे उसके वेज का, और कॉन्ट्रैक्टर के साथ इस पैसे को एडजस्ट करने के लिए या तो वह कॉन्ट्रैक्टर को जो पैसा देना था उसमें से कटौती कर ले या उसको कर्ज के रूप में दे। सेक्शन 18 जो है क्लियर करता है कि लायबिलिटी होती है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की, कि कई सारे सेक्शन जो कि कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉय करने थे, खास करके सेक्शन 14, सेक्शन 15, सेक्शन 16, इन सब में जो भी काम उसको करना है कॉन्ट्रैक्टर को, अगर वो नहीं करता है तो वो सारी की सारी जिम्मेदारी जो है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे आ जाती है। इसलिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को प्रयास करना है कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वो सारा का सारा एक्ट का जो भी प्रोविजन है वो इंप्लीमेंट हो। सेक्शन 19 जो है पास्ट लायबिलिटीज से संबंधित है, और यह भी काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि कामगार जो है काम करने के लिए दूसरे स्टेट में गया है, हो सकता है काम का पीरियड जो भी है वो खत्म हो जाए, उसके बाद कामगार वापस आ जाए। उसके वापस आने के बाद हो सकता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है सो ये दावा ठोके कि कामगार के पास उसका इतना ड्यूज रह गया, या कोई और बात, कामगार मेरा कर्ज लेके चला गया, इस तरह की बातें ना हो, इसके लिए सेक्शन 19 क्लियर करता है कि यदि कोई कामगार किसी प्रकार का कर्ज लेता है कॉन्ट्रैक्टर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का दायित्व है कि जब वो काम छोड़ करके जा रहा है समाप्त होने के बाद, उसके पहले अपने उस सारे लायबिलिटीज को वो निपटा ले। यदि कामगार वापस अपने होम स्टेट आ गया और इसके बाद यदि नियोजक कहता है कि नहीं मेरा कुछ कर्जा उनके पास बाकी रह गया था, तो इस तरह का कोई भी मामला किसी भी कोर्ट के पास या किसी भी अथॉरिटी के पास रिकवरी के लिए नहीं जा सकता है। चैप्टर 3 का सेक्शन 20 जो है वह निरीक्षक से संबंधित है, इंस्पेक्टर से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हर एक्ट में होता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंस्पेक्टर डिक्लेयर करती है। इंस्पेक्टर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में जा सकता है, वर्कर से पूछताछ कर सकता है, किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड एंड रजिस्टर देख करके उस एक्ट का सही से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, इन सब की जांच कर सकता है। चैप्टर 7 में कुछ मिसलेनियस प्रोविजन है, खास करके सेक्शन 21 है। चैप्टर 7 में कुछ मिसलेनियस प्रोविजन है। सेक्शन 21 कहता है कि जिस दिन से ही कामगार को आपने रिक्रूट कर लिया, कुछ एक्ट ऐसे हैं जो कि उस पर ऑटोमेटिक लागू हो जाएंगे, और जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है या जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका जो दायित्व है वो उस पर आ जाएगा। और इसके लिए उन्होंने एक शेड्यूल बना रखा है, और उस शेड्यूल में आपको जो है 6 एक्ट है। एक है आपका वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था। दूसरा है पेमेंट ऑफ वेज एक्ट। तीसरा है आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इन सब के बारे में मैं बता चुका हूँ। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में भी मेरी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। चौथा है एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ESI एक्ट, इसके बारे में भी मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। पांचवा है आपको EPF एक्ट, ये मैंने अभी तक नहीं बताया है, आने वाले समय में मैं इस पर वीडियो अलग से बनाऊंगा। और छठा है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो ये 6 एक्ट जो है जिस दिन से उसको रिक्रूट किया गया, मान लीजिए आप उसको आकर के बिहार में रिक्रूट कर चुका है कॉन्ट्रैक्टर, तो उसी दिन से उस पर यह एक्ट लागू हो जाएगा, और इसके तहत जो भी लायबिलिटी है वो एम्प्लॉयर की शुरू हो जाएगी। सेक्शन 22 जो है वो आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड जो प्रोविजन है उनको थोड़ा सा स्पष्ट करता है। इसलिए यहाँ पे स्पष्ट करना जरूरी है क्योंकि वो वर्कर जो है 2 स्टेट से रिलेटेड है। अब वह जब काम कर रहा है तो किसी और स्टेट में, हो सकता है काम खत्म होने के बाद वो अपने स्टेट वापस आ जाए, और कभी कभी काम खत्म होने के बाद किसी प्रकार का विवाद खड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत कैसे काम किया जाए, इसको स्पष्ट करना काफी ही आवश्यक था। और इसी को ध्यान में रखते हुए इसमें 2 क्लॉज अलग अलग किए गए हैं। जो पहला कंडीशन है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज रिलेटेबल टू एन एस्टेब्लिशमेंट रिफर टू इन सब क्लॉज 1 ऑफ द क्लॉज A टू सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 2, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपको ज्यूरिडिक्शन रखता है। और ऐसे जगहों पर जहां सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यूरिडिक्शन है, यदि वहां में किसी प्रकार का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसकी सुनवाई उस स्टेट में होगी जहां पर कि वह एस्टेब्लिशमेंट है। और यदि वह कामगार एप्लीकेशन देता है कि वह अपने होम स्टेट वापस आ चुका है काम को खत्म करके, तो ऐसे मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस केस को रेफर्ड कर देगा उस स्टेट में जहां वह कामगार रहता है। अब जो दूसरा कंडीशन है कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो है एम्पावर्ड है या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है,
उसमें यदि कामगार के रहते किसी प्रकार का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया उसके काम करते समय, तब तो जिस स्टेट में स्टैब्लिशमेंट है उसी स्टेट में उसकी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई होनी है जिस अथॉरिटी के पास, वो अथॉरिटी के पास कार्रवाई होगी। अब यदि कामगार वापस आ गया अपने स्टेट में, ऐसे में जिस स्टेट में वह कामगार काम कर रहा था वहां से उस मामले को ट्रांसफर करना होगा। तो यदि कामगार जो है अपने स्टेट वापस आ गया तो अपने स्टेट वापस आने के बाद 6 महीने के अंदर ही वो एप्लीकेशन दे सकता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत अपने स्टेट में। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब वह एप्लीकेशन देगा कामगार अपने स्टेट वापस आने के बाद, सपोज कीजिए कामगार वापस बिहार आ गया और बिहार में वह पटना जिले का है तो उसने पटना के अथॉरिटी के पास अपना एप्लीकेशन दिया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, तो फिर यहाँ से जिस स्टेट का मामला है उस स्टेट के गवर्नमेंट से उनका जो है कंकरेंस लिया जाएगा और उसके बाद जो है मामले की सुनवाई आगे की जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि किसी मामले की सुनवाई हो रही है और उसके बाद जो है सो कामगार वापस बीच में आ गया और ऐसे में वो एप्लीकेशन देता है कि उसके मामले की सुनवाई अब चूंकि वो वापस अपने स्टेट आ गया तो वहां पे हो, तो ऐसी स्थिति में मामले को ट्रांसफर किया जा सकता है। अब इस मामले में जिस स्टेट में कामगार काम कर रहा था वहां के अथॉरिटी चाहे तो उसको वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ट्रांसफर करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फिर रिस्पेक्टिव स्टेट को ट्रांसफर करे या डायरेक्ट वो स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करे। अब जिस स्टेट के पास वह ट्रांसफर्ड होकर मैटर आया है वह स्टेट चाहे तो उसके जो ऑफिसर हैं उस मैटर को उसी स्टेज से वह आगे सुन सकते हैं या चाहे तो वो फ्रेश प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं। अधिनियम का धारा 23 जो है वो रिकॉर्ड एंड रजिस्टर्ड मेंटेन करने से संबंधित है, जैसा कि हर एक्ट में होता है। आपने देखा है सारे लेबर एक्ट में जो भी मास्टर रोल रजिस्टर मेंटेन करना है, पेमेंट का वेज से संबंधित रजिस्टर मेंटेन करना है, ओवर टाइम का रजिस्टर हो गया, उसको जो भी हॉलीडेज मिलती थी उससे संबंधित जो भी रजिस्टर है उस एक्ट के तहत प्रावधान किए गए उन सारे रजिस्टर्स को मेंटेन किया जाना है। सेक्शन 24 जो है वह ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड है। यदि किसी निरीक्षक को कोई भी स्टैब्लिशमेंट में इस प्रकार की जांच के लिए ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है कामगार का बयान नहीं लेने देता है, तो इस तरह का यदि कोई कृत्य करता है तो ऐसे में वह पनिशेबल होगा और उसमें जो जेल होगा वो अधिकतम 2 वर्ष तक का हो सकता है। साथ ही उसमें जो फाइन है वो आपको अधिकतम 2000 रुपये तक का हो सकता है या दोनों ही स्थिति हो सकती है कि अधिकतम 2 वर्ष का कारावास या 2000 रुपये तक का जुर्माना। यदि कोई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है इंस्पेक्टर के द्वारा डिमांड किए जाने पर रिकॉर्ड एंड रजिस्टर नहीं दिखाता है, उसको नहीं प्रोड्यूस करता है, तो उस केस में भी यही सजा का प्रावधान है, अधिकतम 2 वर्षों तक का कारावास या 2000 रुपये तक का अधिकतम जुर्माना या दोनों हो सकता है। इस एक्ट के तहत किसी भी प्रोविजन का अनुपालन नहीं करने पर जो है वो कोई भी हो, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, वह पनिशेबल हो सकता है, जो कि 1 साल तक का कारावास हो सकता है या 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों से किया जा सकता है उसको। यदि वह उस ऑफेंस को कंटिन्यू करता है तो उसे प्रतिदिन 100 रुपये की दर से जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा अदर ऑफेंसेस सेक्शन 26 में क्लियर करता है कि यदि किसी ऑफेंस के लिए पेनल्टी प्रोविजन क्लियर नहीं है या नहीं बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में किसी भी सेक्शन का वायलेशन करने पर जिसके लिए पेनल्टी प्रोविजन क्लियर नहीं है, वैसे स्थिति में उसको अधिकतम 2 वर्ष तक का कारावास या अधिकतम 2000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस एक्ट में प्रोसिक्यूशन को जो भी प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई की जाएगी उसके लिए लिमिटेशन लगाया गया है, वो है 3 महीने का। यानी जब इंस्पेक्टर को पता चला सारे मैटर का, वो जांच कर लिया और उसने पा लिया कि नियोजक या कॉन्ट्रैक्टर जो है वो दोषी है, ऐसी स्थिति में वह जानकारी प्राप्त होने के 3 महीने के अंदर जो है प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर दे। हालांकि कंडीशन यह भी दिया गया है कि यदि इंस्पेक्टर ने किसी प्रकार का ऑर्डर दिया था प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को या कॉन्ट्रैक्टर को और अगर उसने उसका डिसओबे कर दिया है, लागू नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में 6 महीने तक का समय मिल जाता है प्रोसिक्यूशन के लिए, क्योंकि उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने में कुछ समय जो है नियोजक को या कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है। सेक्शन 30 कहता है कि किसी भी एक्ट के तहत कोई भी तरह का यदि एग्रीमेंट किया गया है, कोई भी लॉ है, तो वह इस एक्ट के सामने जो है इनकंसिस्टेंट होगा। सेक्शन 33 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है पावर है डायरेक्शन देने। सेक्शन 35 में जो है स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, स्टेट हो चाहे सेंट्रल, कि वो अपना रूल बना सकती है। इसके तहत जो है बिहार सरकार ने भी अपना रूल बना रखा है और बिहार सरकार का जो यह रूल है वो आपको 8 जून 1981 को अधिसूचित किया जा चुका है और इसका नाम है बिहार अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार नियोजन विनियमन एवं सेवा शर्तें नियमावली 1980। जब आप इस रूल को देखेंगे तो इसमें भी बहुत विस्तार से कॉन्ट्रैक्टर्स के और एम्प्लॉयर्स के लायबिलिटीज को क्लियर किया गया है। हालांकि उस रूल को मैं बताऊं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।